हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो हिस्ट्री है उसका जितने भी मतलब एनसीईआरटी बुक में है जो फर्स्ट से लेके जो 7 चैप्टर तक है उस सारे चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 1 to 8 चैप्टर है, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी सटीक आंसर इसकी दिलाई जाएगी और पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कराए जाएंगे एक ही वीडियो में। आप लोग को ऐसे में जैसे में बुक को देख कर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो भाई टाइम लगेगा, इसमें एक ही वीडियो खोलो ऐसा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बन रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए हम इस वक्त हम लोग क्या रिवीजन हम लोग का चल रहा है ना, तो ऑप्शन हम नहीं बताएंगे क्योंकि पहले वाली वीडियो जो बना है उसमें ऑप्शन हम लोग ऑफ कोर्स पढ़े हैं। तो आप लोग बस ऑप्शन देखिएगा और अपने मन में आप लोग इसका आंसर देते जाइएगा। तो देखिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इटली और जर्मनी जो वर्तमान में है ना वो यूरोप महादेश में है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो देखिए वुरो वंश का नो वुरो वंश शासक वंश का पुनर्स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई थी, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा था मेजनी का संबंध किस देश से किस देश नहीं होगा किस संगठन से था। तो देखिए कार्बोनरी से था मेजनी का संगठन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ नंबर की गैरवाल्डी पेशे से क्या था। तो देखिए गैरवाल्डी पेशे से नाविक था। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, तो इसको थोड़ा सा गौर से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। तो देखिए ऑस्ट्रिया इन दोनों के विरुद्ध में था। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का है कि काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। देखिए काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने ना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का है कि जालवेरिन एक संस्था थी। देखिए जालवेरिन जो थी ना एक संस्था, तो व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो देखिए बिस्मार्क ने ना एकीकरण हेतु बहुत सी नीतियों का अवलंबन किया था, तो उसमें भी से एक नीतियाँ थी रक्त एवं लौह की नीति। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि फैक्ट फंड की संधि कब हुई थी। देखिए फैक्ट फंड की जो सब संधि है ना वो 1871 में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर का है कि यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा शोध रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा ना, ये तुर्की नहीं होगा, यहाँ पे यूनान हो जाएगा। देखिए यूनान बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 1829 ईस्वी की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो देखिए ये हुआ था तुर्की के साथ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नहीं, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर। अब अगले चैप्टर में इंटर करते हैं। चलिए देखिए जो अगला जो चैप्टर है वो है कि समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें भी जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर कह रहा है कि जो रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए रूस में जार का अर्थ होता है ना रूस का सम्राट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है करेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में होता है। ये सब बहुत से फेमस क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ना वो हुआ था रूस में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फिफ्थ नंबर की यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। देखिए लुई ब्ला जो था ना वो यूटोपियन समाजवादी, तो लुई ब्ला ना 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 कार्ल मार्क्स नहीं थे। देखिए कार्ल मार्क्स जो थे ना वो यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। देखिए वार एंड पीस जो रचना है ना वो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। देखिए बोल्शेविक क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, जो कि नवंबर 1917 में हुआ था ना जी। हाँ देखिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो देखिए लाल सेना का गठन जो ना वो स्टालिन ने किया था, यानी कि
सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। देखिए लेनिन की मृत्यु हुई 1924 को। देखिए लेनिन ने ना 1921 में एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया। उसके बाद 3 सालों बाद उनकी देहांत हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का रहा है कि ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। देखिए ये जो संधि हुआ था ना रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर का रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ। देखिए अभी हम क्वेश्चन बताएं आप लोग की नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ। तो देखिए नई आर्थिक नीति जो है ना वो 1921 में लागू हुआ, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। देखिए रॉबर्ट ओवन जो था ना वो रॉबर्ट ओवन, देखिए नाम ही सुनकर लग रहा होगा थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का। देखिए रॉबर्ट ओवन जो थे ना वो इंग्लैंड के निवासी थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले देखिए इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, अब अगले चैप्टर में इंटर कर। चलिए अब आगे हम लोग का थर्ड जो चैप्टर है वो है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। देखिए हिंद चीन क्षेत्र में ना हमारा कौन कौन सा देश आता था, कंबोडिया आता था, वियतनाम आता था और लाओस आता था। यही सब जो तीन देश थे ना वही सब आया करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है कंबोडिया वियतनाम लाओस इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड लेवल में जो आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे, तो घबराइएगा बिल्कुल ना भाई। बहुत ईजी है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव करना, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए तो भाई आएंगे ना भाई। पढ़ो ना, पढ़ो, अपने विश्वास रखो भाई। बस जितना हम वीडियो करा रहे हैं उसे करते जाओ। ऑब्जेक्टिव का भाई 230 मार्क्स का होता है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव टू देखिए ऑब्जेक्टिव 230 मार्क्स का होता है। 230 मार्क्स में अगर मेरे लास्ट तक एग्जाम के लास्ट तक वीडियो देखते रहो ना तो 230 मार्क्स में एक भी मार्क्स ना कोई इधर उधर नहीं लेने वाला भाई, एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए मेरा खुद 230 में से 219 मार्क्स आया था भाई। देखिए तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते जब हम ला सकते हैं। तो हमारा 11 नंबर इधर उधर कट गया था, थोड़ी सी प्रिपरेशन में मेरी गलती हुई थी, लेकिन आप लोग भी तो ला सकते हो ना। हम बस मेरा 219 आया था 230 में, तो आप लोग भी तो अचीव कर ही सकते हो लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर का है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है स्थित है। देखिए अंकोरवाट का मंदिर जो है ना वो है कंबोडिया में स्थित है। तो चलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो गया और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं थे। देखिए हिंद चीन में जो बसने वाले जो फ्रांसीसी थे ना उन्हें कोलोन कहा जाता था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखिए पुर्तगाली जो थे ना वही प्रथम व्यापारी थे, हमारे यहाँ के भी व्यापारी पुर्तगाली ही थे प्रथम। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखी। तो देखिए ये जो एक किताब थी जो कि फान बोई चाउ द्वारा लिखी गई थी, ये किताब बहुत फेमस थी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सिक्स नंबर कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को क्या कहते हैं। देखिए 1946 में वियतनाम और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेवन नंबर कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो देखिए वो हमारे जो थे रसेल थे, रसेल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए उस वक्त जो थे ना वो आई थिंक निक्सन थे। हाँ हाँ जी निक्सन थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था। तो देखिए जो हुआ हुआ आंदोलन हुआ था ना वो एक धार्मिक धार्मिक प्रकार का प्रकृति का एक आंदोलन था। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए और यहाँ पे भी इस क्वेश्चंस का इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव है एंडिंग हो गया। तो चलिए अब अगले चैप्टर में हम लोग, चलिए जो चौथा जो चैप्टर है हमारा वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो देखते हैं इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जितने भी डाउट है सबको क्लियर करेंगे। देखिए अब चैनल पे अब आ गए हो तो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए ना। थोड़ा सा लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का, हम लोग को जैसा एज अ लाइक मिलता है, थोड़े से व्यूज़ आते हैं तो हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है ना कि कम से कम वीडियोस बना रहे हैं तो कोई तो देख रहा है, किसी को तो बेनिफिट्स तो हो रहे हैं ना इससे। तो प्लीज़ थोड़ा सा कर दिया करो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह, थोड़ा सा हम लोग के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है देख कर। वीडियो जब अपलोड करते हैं उसके बाद जब देखते हैं व्यूज़ आते हैं 10 5 तो थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन होता है, लेकिन फिर कहते हैं यार बनाते हैं इंशाल्लाह एक दिन वायरल तो जाएगा वीडियो। वायरल ना जाए भाई, कम से कम आप लोग पढ़ो तो फ्री में पढ़ो, अच्छा आप लोग को ट्यूशन फ़ी वगैरह ना देना पड़े। चलिए
क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि हम लोग का है जो फोर्थ चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें उनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, किसने और कब किया। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916, और सेकंड ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद 1920, और थर्ड ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913, और फोर्थ ऑप्शन है सोहन सिंह भाखड़ा 1920। तो देखिए इसमें जो है ना गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था ना वो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कह रहे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड ना 13 अप्रैल 1919 में होता है। भाई ये क्वेश्चन पूछना है, हम ये नहीं कहें कि इस बार पूछेगा ही, लेकिन इस क्वेश्चन को एकदम अपने माइंड में बैठा लेना है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना ना स्टार आपने लगाना है ना, स्टार देखिए स्टार हमसे भर नहीं है भाई, जितना स्टार लगाना है लगा लो भाई। एक मतलब जितना स्टार लगाना लगा दो भाई, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कीजिएगा और रिवाइज तो करते रहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। देखिए लखनऊ जो समझौता हुआ था ना 1960 में हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था ना वो हुआ था आपका दिसंबर 1920 नागपुर, यानी घ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, वो कह रहे हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन से शुरू हुआ। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1920 तुर्की के संबंध में शुरू हुआ था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है सिक्स नंबर, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसी यात्रा से शुरू हुआ था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ना वो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, यानी कि यानी कि ग नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो देखिए ये जो हुआ था ना वो 1929 लाहौर में हुआ था। ये 1929 में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना जो है ना 1925 में KB हेडगेवार द्वारा किया गया था, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। देखिए जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो कह रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है बारदौली, सेकंड ऑप्शन है अहमदाबाद, थर्ड ऑप्शन है खेड़ा, और फोर्थ ऑप्शन है चंपारण। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल जो थे ना उनको सरदार की उपाधि ना बारदौली जो बारदौली किसान आंदोलन हुआ था उसके दौरान दी गई थी। देखिए इस जो क्वेश्चन को ना याद करने का ट्रिक बहुत बढ़िया है। देखिए ब से वल्लभ भाई पटेल है और ब से बारदौली है, तो जब भी आए ना वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी, दौरान दी गई थी। तो आप लोग डायरेक्ट ब से वल्लभ भाई और ब से बारदौली ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा वर्ड से याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा मजाकिया लेकिन याद। तो देखिए जो बाहर तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ब से बल्लभ भी है और ब से बारदौली, तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ऐसे ही याद ना किया जाता है, जब इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे तो क्या किया जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। देखिए रंपा विद्रोह जो हुआ था ना 1916 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। अब चलिए अगले चैप्टर में इंटर करते हैं। अगले चैप्टर में देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सबको पढ़ेंगे। चलिए देखिए पांचवा जो चैप्टर है इतिहास का वो है अर्थव्यवस्था और आजीविका। देखते हैं इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको भाई पढ़ते हैं और सारे डाउट इसमें क्लियर। देखिए एक ही वीडियो में भाई देखिए कितना फ़ायदा है कि एक ही वीडियो बस देखो और पूरा NCERT है, जितने भी 8 चैप्टर है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। देखिए कितने मतलब एज अ बेनिफिट्स तो है ना इसके। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो करके स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था। तो देखिए स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार 1770 में हुआ था, यानी 1770 में हुआ था। ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। देखिए सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है ना वो हम्फ्री डेवी ने किया था, यानी कि घ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई। देखिए ये जो हुआ था ना वो
1501 में हुआ था, यानी 1851, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। देखिए ये जो जूट मिलें हुई थी ना, फर्स्ट वाली कोलकाता में हुआ था, 1917 में कोलकाता में हुआ था भारत में पहली जूट मिल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए भारत में जो कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था ना, वो 1914 में हुआ था, यानी कि ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो देखिए उन्होंने 1907 में ना 1907 में उन्होंने ये किया था, यानी 1907 का ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेवन नंबर कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ। देखिए इसकी स्थापना ना 19 ना हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ना 1910 में हुआ था। तो देखिए इसका हो जाएगा का ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जो ना, वो किसी किसी गाइड में चाहे बुक्स में वहाँ पे टिस्को लिखा होगा, TISCO, तो वहाँ पे ये नहीं कि आप लोग TISCO हाँ लिखा हो, तो आप लोग ये कन्फ्यूजन ना हो जाइएगा भाई ये टिस्को क्या है और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्या है। भाई देखो उसका वो शॉर्ट फॉर्म ही है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। देखिए अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार देने की मतलब कब प्राप्त हुआ। तो देखिए और 1918 1918 में उन लोगों को ये हक प्राप्त हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए ये हुआ था ना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सबसे पहली ये जो पार्टी है ना यही है। ये जो हुआ था ना 1885 में हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अखिल यूनियन कांग्रेस की स्थापना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक है थोड़ी। देखिए इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, देखिए इरेज करने वाला ऑप्शन है हमारे पास। हाँ रुक जाओ सब, ये इसका इरेज किसी की, हाँ देखिए इसका ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन जाएगा 1920 1920 में हुआ था, यानी 1920। हम गलती से 1885 कर दी, भाई माफ़ी चाहते हैं 1885 के लिए, ये नहीं होगा, 1920 में हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। देखिए भारत के लिए पहली जो फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था ना वो 1881 में पारित हुआ, यानी गो ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन यहीं पे एंड हुए, अब अगले चैप्टर में इंटर करते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा 6 नंबर। चलिए जो हमारा 6 नंबर जो चैप्टर है उसका चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। देखिए चैप्टर का जो नाम है वो है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस कैसे जो गांव था वो शहर में कन्वर्ट हुआ, तो इसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो आप लोग तो पढ़ ही होंगे, हमने बस तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं इसमें करना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे इंटर करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किसी प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो देखिए जो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी, देखिए सामंती व्यवस्था से जब हटकर किसी प्रकार की जो प्रवृत्ति बढ़ी है ना सब शहरी व्यवस्था में, वो बढ़ी है प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। देखिए शहर का जो आधुनिक व्यक्ति का ना, देखिए इसमें सीमित क्षेत्र लिखा है, प्रभाव क्षेत्र लिखा है, विस्तृत क्षेत्र लिखा है सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना प्रभावी क्षेत्र। जैसे में एज आप लोग हो, एज अ गाँव में हो, अब गाँव का माहौल अलग है, आप शहर में जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि भाई कैसे नए जगह में आ गए, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है ना कुछ। देखिए प्रभावी क्षेत्र ही कहा जाएगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमा संभव हुआ। देखिए अस्थायी कृषि के प्रभाव से ना हमें संपत्ति का जो जमाव है ना वो भाई संभव हुआ हम लोगों को। तो देखिए क ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सिक्स नंबर कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। देखिए जनसंख्या का घनत्व ना सबसे अधिक ना महानगर में होता है, वहाँ पे भाई बहुत भीड़ है बहुत ज़्यादा महानगरों में। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई। देखिए 10 लाख से बढ़कर ना 40 लाख हो गई थी, यानी कि ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हम इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई आप लोग की टाइम की भाई तो कीमत है ना आपकी, आप लोग की टाइम के, भाई टाइम इज़ मनी।
तो भाई टाइम को भाई कदर करते हुए भाई जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्या, ऐसा आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, ये नहीं कि फर्स्ट वाली पढ़ रहे हो तो कि धीरे धीरे सबके ऑप्शंस पढ़े तब आंसर दिए, तो आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना तो बस ऐसे ही देख लेना और मन में अपने आंसर देना, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर बैठ के वीडियो देखने के लिए, ना भैया ऐसा ना करो, हम नहीं करेंगे, देखो वीडियो हम बना रहे हैं लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अब एक टाइम लो तब बैठ के तब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये नहीं, बस अपना सुबह से शाम तक अपना रूटीन कंप्लीट करो, उसके बाद बस रात में एक वीडियो बस ऐसे ही चला के पूरा इजीली कंप्लीट कर लेना, ऑब्जेक्टिव बस देख लेना, हो जाएगा उससे। अब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे बैठ गए, जैसे मतलब जब थियरी पढ़ाई जाएगी ना आप लोगों को तब वैसे बैठ के तब देखना होगा आप लोगों को, तब ये नहीं कि इसके लिए इतना सीरियस हो जाए कि भाई एकदम इसी को बैठ के देखते रहें कि इसका वीडियो है, एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बैठे एक टाइम दिए तब करें, नहीं एज इसको रिवीजन, जब रिवीजन कर रहा हो ना तब एज अ कभी भी बैठे सोते खाते वक्त इसको देख लो, लेकिन जब फर्स्ट बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त देकर देखो। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। देखिए ये जो हुआ ना, इसका जो ऑप्शन जो है, हाँ देखिए ये 1815 में हुआ था, हाँ इसका कौन नंबर जो होगा ना इसमें 1817 क्या दोनों में लोचा है, देखिए 1817 में हुआ था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का किया ना तो ये जो थियरी वाला है ना तो ऐसे बस रिवीजन करे तो सोते जगते कर लो, ऐसा खाते समय देख लो, लेकिन जब मैथ्स के कराए जाएंगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन हो या फिर भी भाई ऐसे ही भाई उसमें एकदम कंसिस्टेंसी लेवल आपकी हाई होनी चाहिए वरना बहुत मार खाओगे सब भाई, वहाँ पे एकदम बढ़िया से जब तक नहीं कंसिस्टेंसी बना के पड़ोगे ना तब तक भाई नहीं हिलने वाला, मतलब मार्क्स अच्छे ऐसे नहीं कर पाओगे लो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो मध्यम वर्ग हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। देखिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा ना श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ बहुत ज़्यादा है। चलिए इस चैप्टर में बस 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर में इंटर करते हैं। चलिए देखिए जो 7 नंबर चैप्टर है वो है कि व्यापार और भूमंडलीकरण। देखिए भूमंडलीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ऐसे देखिए जैसे में एक पूरे शहर का एक गांव के रूप में परिवर्तित हो जाना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। देखिए यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते कि वट मतलब भूमंडलीकरण किसे कहते हैं तो आप लोग सीधे सीधे भाषा में चाहे ऐसा ऐसे पूछ दे कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग इसका ईजिली आंसर दीजिएगा कि भूमंडलीकरण से हम ये समझते हैं कि बड़े बड़े शहरों का एक छोटी सी गाँव में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं। देखिए इजी है इसका आंसर देना। चलिए अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कह रहे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग, तो ख नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो देखिए जो पहला जो था ना वो बाहर जो निकला ना वो था दिलमून, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि थर्ड नंबर की आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। देखिए जो सबसे बड़ी जो क्रांति थी ना भाई वो थी हमारी औद्योगिक क्रांति, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो देखिए गिरमिटिया मजदूर जो थे ना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। देखिए ये जो आरंभ हुआ ना वो हुआ था 18वीं शताब्दी से, यानी ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सिक्स नंबर कह रहा है कि विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। देखिए जो 1920 का जो दौर चल रहा था ना भाई बहुत भयानक आर्थिक मंदी आई थी उस वक्त, तो 1920 का जो दौर है ना उसी वक्त विश्व व्यापार पर आर्थिक संकट आया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। देखिए आर्थिक संकट के कारण ना एक मतलब नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था जिसे हम लोगों ने फांसीवादी नाजीवादी शासन का नाम दिया, यानी ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था ना 1944 में हुआ था, यानी ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। देखिए भूमंडलीकरण की जो शुरुआत थी ना वो 1990 के दशक में हुआ था, यानी कि क ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर वो है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो देखिए इसका यूरोपीय जो संघ है ना इसी की
इसी संस्था का उद्भव हुआ था। चलिए, उदय हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पर, ये लग रहा है दूसरा क्वेश्चन आ गया जी। महात्मा गांधी ने, रुकिए रुकिए, कहीं अलग अगले चैप्टर्स का तो नहीं ना आ गया? ये कहाँ से इतने अदर क्वेश्चन आ गए? हाँ हाँ, देखिए देखिए, सॉरी सॉरी, देखिए ये 8 चैप्टर का ना इसी में बन गया है। तो 8वां चैप्टर, 8वां जो चैप्टर है उसको भी कवर अप कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो देखिए महात्मा गांधी ने ना यंग इंडिया पत्र का संपादन किया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका ने ना वो क्या रातों रात प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था, यानी ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो देखिए ये जो काम किया था ना मार्को पोलो ने किया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना वो होता जर्मनी में हुआ था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 5th नंबर की, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? देखिए गुटेनबर्ग ने ना सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी, यानी कि ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? देखिए इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला ना कैक्सटन था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसने कहा है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो देखिए ये जो बातें हैं ना वो किसने कहा है? ये मार्टिन लूथर ने कहा, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो देखिए आप लोग यहाँ पे बहाकिएगा नहीं, रूसो कहाँ, रूसो यानी रूस का होगा ना भैया, रूस का नहीं होगा, फ्रांस का होगा। रूसो जो है ना फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम, चलिए देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए मुद्रण मीन्स होता है वही जो प्रिंटिंग नहीं होता है, एज आप लोग क्या जैसे में प्रिंटिंग करवा के छाया प्रति जेरॉक्स वगैरह निकलवाते हो, वही प्रिंटिंग हो गया। तो उसी की शुरुआत देखिए ना कहाँ हुआ था, सबसे पहले ना वो चीन में हुआ था, यानी कि इसका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर चीन। चलिए अगला जो क्वेश्चन, अगला और इस बुक का लास्टवा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कह रहा है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो देखिए छपी हुई पुस्तकों की मांग किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में बढ़ाई गई थी? तो देखिए ये जो हुआ था ना वो चीन जो देश था उस वहीं की जो सिविल सेवा जो परीक्षा थी उनमें मांग बढ़ाई गई थी, यानी कि ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इस वीडियो में ना पूरे आप लोग एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है ना पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए गए, 1 to 8 जो चैप्टर है सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब इसमें कवर हो गया है। तो अब अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और और एग्ज़ाम तक बने रहिए, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स अचीव करोगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक।